इन दिस वीडियो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। सबसे पहले हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कर्वेचर सीखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, जैसे कि रेडियस ही है, तो रेडियस का जो हम लोग इससे पहले सुन चुके हैं कि सर्कल के केस में रेडियस वो होता है जो आपका सर्कल को एक एक फाइनाइट लेंथ पे एक क्या बनाता है, एक सो क्या बोलते हैं, बिंदुपथ बोलते हैं या फिर लोकस बनाता है, उसे हम सर्कल बोलते थे। तो वहाँ पे रेडियस हमें सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कर्वेचर की रेडियस क्या है वो चीज़ हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कैसी कैसी इक्वेशन हम लोग को पढ़ने मिलती है। ठीक है, और ये जो इसमें इक्वेशंस कई टाइप के हैं, जैसे अब हम लोगों ने जो सीखा था वो एक्स वाई में इक्वेशन सीखे हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक पढ़ेंगे। ठीक है, कार्टेशियन तो हम लोगों ने पढ़ रखी है एक्स वाई में, पैरेलल इक्वेशन पढ़ेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, पोलर इक्वेशन पढ़ेंगे, टेंजेंशियल पोलर भी पढ़ेंगे, और इन सब के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का। और एक और लास्ट में फॉर्म है जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स मेथड भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग के एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं 22 से, तो टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले से पीडीएफ बना लिया है। ठीक है, तो पीडीएफ हमने इन सभी के लिए बना लिया है, और उस पीडीएफ के माध्यम से जो लोग हम लोगों के फ्रेंड्स उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं टेलीग्राम से, हालांकि वो पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे भी पड़ जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी काम चला सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप टेलीग्राम बना लें, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सेस मिल जाता है, स्क्रीनशॉट से थोड़ा अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले पॉइंट पे, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, पहले उसको सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग पीडीएफ पे चलते हैं और एक सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे। आज जितने भी यहाँ पॉइंट्स हैं सारे के सारे कवर करेंगे स्पीड में और अच्छे से। ठीक है, चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वैथ पर। पहला पॉइंट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, ये जो हमारी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन तो नहीं होती पढ़नी हम लोग को, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, किसे बोलते हैं। देखिए, जैसा कि सर्किल के केस में, जैसे हम लोग सर्किल की बात करते थे, सर्किल में अगर मैं कहूँ कि कोई आपको 2 पॉइंट में दे दूँ, एक पॉइंट यहाँ दे देता हूँ, एक पॉइंट हम आपको यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट आपको हम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ड्रॉ की और एक टेंजेंट मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि टेंजेंट पर ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये कहीं ना कहीं पे मिलेंगे ज़रूर, और ये जहाँ पर मिलेंगे वो पॉइंट जो होगा आपका, वो जो भी पॉइंट होगा वो आपका सेंटर बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है, और वो सेंटर होता भी है। जब आप ज्योमेट्रिकली करोगे तो एग्जैक्टली वो मिडिल में यहीं पे मिलेगा, जो आपका केंद्र जिसे बोलते हो आप लोग, सेंटर। ठीक, और इसकी वजह से तो जो ये लेंथ मिलती है आपको, उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, जो सेंटर मिलता है उसकी वजह से ये जो हमारा कर्वेचर होता है, इसका ये कर्वेचर मतलब ये सर्कल, सर्कमफेरेंस की जो दूरी। सो ये जो पॉइंट मिलता था परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, है ना, और जो हम लोग सर्कमफेरेंस पे पॉइंट लेते थे, इस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको, ये तो सर्कल के केस में हम लोग बहुत पहले से जानते थे, लेकिन हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जो कर्व्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप के जो वक्र पढ़े हैं, कर्व पढ़े हैं। 11th में कौन कौन से पढ़े थे, सबसे पहला पैराबोला पढ़ा था, परवल है, पैराबोला पढ़ा था आप लोगों ने, कुछ इस टाइप के ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे, है ना। हाइपरबोला पढ़ा था, इलिप्स पढ़ा था, है ना, ऐसे बहुत सारे कर्व्स पढ़े थे। तो मैं एक सिंपल सा कर्व ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेट्स सपोज कि मैंने एक कर्व ले रखा है कुछ इस टाइप से, लाइक ऐसे। ठीक, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ। 2 पॉइंट कौन से, एक यहाँ पे ले रहा हूँ और एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक यहाँ ऐसे और एक ये ऐसे। ये टेंजेंट है, आप लोग समझ लीजिएगा, ऐसे समझाने में तो स्ट्रेट बनना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसी पॉइंट पे मैं परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया,
90 डिग्री, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो ये कहीं पे तो काटेगा, कहीं तो कट करेगा ये, है ना, यहाँ पे काटता है। ठीक, इसको मैं थोड़ा हल्का सा और आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक मान लेता हूँ, कर देता हूँ। सो इसको मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर ने कट किया है वो इन दोनों की अभी प्रेजेंट की पोजीशन की वजह से ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, और ये क्या हो गई, रेडियस प्रेजेंट पोजीशन पे। लेकिन अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को और करीब लाओगे, लाइक जैसे कि मैं कहूँ अगर ये हमारा कर्व था, इन दोनों पॉइंट्स को हम और करीब लाते, इतना इतना पास में हम ले आते और वहाँ पे आपके लिए खींचते हम क्या, टेंजेंट, इसकी भी टेंजेंट खींचते और दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ठीक, तो मे बी वो और आगे जाती, है ना, और भी आगे जाती, और पास करते। देखिए एक और कर देता हूँ मैं, और पास कर रहा हूँ यहाँ और जस्ट एकदम बगल में, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट ये है एकदम इस बगल में और एक पॉइंट यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एक टच किया, यहाँ पे टेंजेंट, एक यहाँ पे टेंजेंट, इन दोनों को आप करोगे तो देखिए एकदम स्ट्रेट इधर जाएगा, ये काफ़ी बड़ा जाएगा, काफ़ी आगे मिल जाएगा। इमेजिन कीजिएगा इस चीज़ को। तो मैं एक डेफिनेट लंबाई ले रहा हूँ कि ये जो जितना भी दूर जाएगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, ये जो मैंने ओ लिख रखा है, आपने देखा ना, मैंने ओ लिखा है यहाँ पर, एक डेफिनेट ले रहा हूँ कि इसके ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यही जो जब ये यहाँ पे आएगा तो मान लेता हूँ कि ए आ जाता है, ए टेंड टू बी कर जाए, मतलब ए बी पर चला जाए, और जब ए बी पर चला जाएगा तो क्या होगा, तब जो हमारी लेंथ इस टाइप की जो आ रही थी वो सबसे हाईएस्ट लेंथ होगी, हाईएस्ट होगी ना, हाईएस्ट होगी, तो वही जो हाईएस्ट लेंथ होगी वो मैं मान लेता हूँ वो ओ बी हो जाएगी, लाइक, है ना, ओ जब ये ए जब बी पे चला जाएगा तो ओ बी लेंथ हो जाएगी, और यही ओ बी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, कर्वेचर मतलब कहता है कर्व द्वारा बनाया गया पथ, है ना, जो पाथ बनाया जाता है कर्व के द्वारा उसे कर्वेचर बोलते हैं, और उसकी जो मेन एक सेंटर उसका एक समझ में आता है, जो जब सबसे हाईएस्ट या सबसे मैक्सिमम हाइट रखता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और उसको किसी भी एक पॉइंट से, कर्व के किसी भी एक पॉइंट से आप उसको मैच करते हो, है ना, तो ये जो लेंथ निकल के आती है इसे ही बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे इक्वेशंस हैं, जो मैंने लिखा था, पेडल इक्वेशंस, इंट्रिंसिक इक्वेशंस, पोलर इक्वेशंस, कार्टेशियन इक्वेशंस, है ना, इतने जितने भी हम लोग ने लिखे थे उन सबको पढ़ते हैं कि वो होते क्या है, और उन सब के केस में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं PDF चलाने वाला हूँ और हम लोग सारे के सारे इसमें पॉइंट्स अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए आपका वही जो डेफिनेशन मैंने वहाँ पे समझाई है वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ P टेंड्स टू Q देन N विल टेंड्स टू अ डेफिनेट पॉइंट C। मतलब ये जो आपका N यहाँ पे था वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, डेफिनेट पॉइंट C पर, जो मैक्सिमम हाइट होगी, है ना। और एट दिस इंस्टेंट, इसी क्षण, दिस लेंथ CQ इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या C से Q तक की जो लेंथ होगी उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे रो, इस तरीके के एक्सप्रेशन ऐसे करके, रो RHO, इसे रो पढ़ते हैं, इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो द कर्वेचर, अब कर्वेचर एक पूछता है कि कर्वेचर क्या होगा। अब इसे 1/, अगर कर देंगे तो इसी जो एक्सप्रेशन आएगा 1/, निकालने के बाद, तो वो कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि इसके डिफरेंट टाइप्स जो मैंने बताया आपको। सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, जो हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन है, इंट्रिंसिक है उसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं जो पहला हमारा फॉर्म है इंट्रिंसिक इक्वेशन का। इंट्रिंसिक में क्या होता है, जैसे कार्टेशियन में आप XY देखते हैं, कार्टेशियन में हम लोगों ने XY पढ़ा हुआ है ना। इंट्रिंसिक में क्या होगा, वही चीज़ x की जगह पे s होगा और y की जगह पे साइन होगा। तो इसके लिए रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है, रो जो होता है उसका फॉर्मूला ds/d साइन होता है। मतलब s में अगर इक्वेशन होगा तो उसको साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल भी दिया, फाइंड रो फॉर द साइक्लॉइड, इसे साइक्लॉइड बोलते हैं, नाम है इसका, है ना, नाम होता है जैसे पैराबोला, हाइपरबोला,
ये सारे नेम्स हम लोग क्या कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, साइक्लॉइड, कार्डियोइड, ठीक है, एस्टेरॉइड, ऐसे बहुत सारे नाम है उसमें, ठीक है, तो वहाँ पे कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे s = 4 है, साइन साई है, a कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, साइन साई है। अब देखिए जैसे ही रो निकालना होगा आपको ds/d साई करेंगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे साई के रिस्पेक्ट में। तो 4a तो कांस्टेंट है ना, 4a तो बाहर आ गया, साइन साई का डिफ्रेंशिएशन कॉस साई हो गया। तो देखिए आपकी ये क्या आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए ज़रा जो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन आपको पता है एक्स वाई में होती है, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, तो थोड़ा सा याद करने की बात आ जाती है। तो याद करना पड़ेगा आपको, क्या याद करना है, सिंपल, रो इज इक्वल टू 1 + dy/dx होल स्क्वायर, है ना, होल पावर 3/2 और अपॉन में d2y/dx2। इसका मतलब इसमें एक बार डिफ्रेंशिएट तो करना है, 2 बार भी चाहिए हमको, उसका भी हेल्प लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने प्रूफ भी किया हुआ है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रूफ भी किया है मैंने, कि हम लोग जानते हैं, देखिए ये हम लोग क्लास 12th में भी जानते थे कि जब भी हम लोग स्लोप निकालते थे किसी भी एक्सप्रेशन का, तो अगर हम लोग इसकी बात करें, कोई भी वक्त जो कर्व होता था उस पर हम लोग उसका टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ठीक है। टेंजेंट पे जो ये आता था आपका एंगल, उसे थीटा वहाँ पे लेते थे, यहाँ पे साई लेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता था, आपको याद है, टेन साई इक्वल टू एम लेते थे, टेन थीटा इक्वल टू एम लेते थे, तो यहाँ साई होगा इक्वल टू एम, और इसी एम को dy/dx लिखते थे। अगर आप लोगों ने 12th अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं भी पढ़ा तो अभी के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ओके। देन अब क्या करना है, इसी को ही हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करना है तब की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कोई उतनी ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। सो अब राइट हैंड साइड भी आप करोगे। अब देखिए ये है साइन, रिस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, dx के, है ना। तो टेन साई का पहले कर लेंगे, तो टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर, और फिर साई का भी तो करेंगे, d/dx आ जाएगा। मैंने इधर उधर लिख दिया है। अब क्या किया है, देखो इसमें हमको s को इंक्लूड करना है, तो हमने क्या किया, s d साई के नीचे लिख दिया है, और जो x है वो ds से जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया उसके अपॉन में लिख दिया है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने समझाई है, देखो कोई भी कर्व होता है, आप समझना इस बात को, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री कर दूँ तो ये लेंथ जो होगी वो x में होगी, डिफ्रेंशिएशन dx, ये जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी dy होगी। और थोड़ी देर के लिए अगर आप इसे मान लें कि ये जो है इसका हाइपोटेनस या फिर क्या हो, विकर्ण हो, कर्ण हो, तो इसे हम लोग क्या मान लें, ds मान लें। और थोड़ी देर के लिए जो स्ट्रेट लाइन है उसको यही मान लेते हैं कि ये जो कर्व लाइन है वही स्ट्रेट लाइन के लगभग बराबर है। तो अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ तो यही तो होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये एंगल होता था, एंगल हम लोग का होगा डी साइन, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका क्या है, हाइपोटेनस ds, तो ds स्क्वायर इक्वल dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर। अब मैंने क्या दोनों साइड में dx स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इधर इधर और इधर, तो dy/dx ये तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हम लोग ने माना था यहाँ पे है ना, है कि नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा कैंसिल होकर के 1। तो देखिए ये चीज़ हम लोग इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ से ds/dx की वैल्यू निकाला जाए, ds/dx की वैल्यू, तो अंडर रूट में क्या बनेगा, बाकी चीज़ें अंडर रूट में आ जाएंगी, यानी dy/dx स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो ds/dx की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, जो कि नीचे लिखा हुआ है। जैसे ही रखेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए आपने क्या किया, सेक स्क्वायर के प्लेस पर 1 + tan स्क्वायर कर दिया, और ये क्या है, इसी को तो हम लोग ने 1/, देखिए उल्टा लिखा है, रो इक्वल टू ds d साई, अभी बताया था ना मैंने फॉर्मूला, अब ये उल्टा लिखा है तो उल्टा का 1/रो हो गया इसका फॉर्मूला। और वो क्या था, वहाँ पे ds dx की वैल्यू मैंने निकाली थी ना, तो उसको यहाँ पे रख दिया। और ये tan स्क्वायर है, tan की जगह पे भी हम वही रख सकते हैं, देखिए इतना सा मिल गया। और ये 1/रो को मैंने इधर भेज दिया, लेफ्ट में भेजा तो ये आ गया, ठीक है। मतलब ये दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया था तब आया, एक बार का तो आपने देखा ऊपर। तो अब देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, ये भी वही चीज़ लिखा इसकी पावर 1, और ये भी वही चीज़ लिखा इसकी पावर 1/2, तो पावर में 3/2 हो गया, और d2y/dx2, ये इसका प्रूफ है फॉर्मूले का, ठीक है। मैथ वैथ तो आप लोग जानते ही हो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। सो अगर मान लीजिए ये जो हमारा, अगर हम कहें आपको, जो टेंजेंट अगर हम बना रहे होते हैं किसी भी वक्र पे यानी कर्व पे, और वो क्या हो जाए,
अगर वो 90 डिग्री बना है तो आपको पता है ना टेन साई की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 इन्फिनिटी, तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उसी सेम फॉर्मूले में आप डी वाई डी एक्स के प्लेस पर डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी कहीं कंडीशन मिलेगी तो हम लोग ये कर लेंगे। अब देखिए उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स अपॉन सी, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट एक्स वाई। यानी हमको क्या कह रहा है, देखिए एक्स वाई दिख रहा है ना, तो यानी किस पे फाइंड आउट करना है, हमको कार्टेशियन पे चाहिए। तो कार्टेशियन के लिए वही फॉर्मूला है 1 प्लस डी बाई डी एक्स होल पावर 3/2 स्क्वायर होल पावर 3/2, यही ऐसे ही फॉर्मूला है, होल अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो एक बार डिफ्रेंशिएट आप कर लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक। और जैसे ही आप एक बारी करेंगे तो ये आ गया आपका डिफ्रेंशिएशन। एक बार और करेंगे, ठीक। आपको पता है इन केस ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन द रेडियस कन्वर्जेंस का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ जहाँ डी वाई डी एक्स है, जहाँ जहाँ जो वैल्यूज़ है आपको पुट कर देनी है, सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद देखिए सिंपली क्या बन रहा है आपका आंसर, ठीक। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने पॉइंट लिखा है कि किसी पॉइंट से देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए बी, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए बी है, ठीक है, उससे हम किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ हम लोगों ने 11th में सीखा है, परपेंडिकुलर की लेंथ लेट्स से कि इस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी है सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो ये पॉइंट लेते थे और इसका कोफिशिएंट लेते थे, यानी ए सी प्लस इस पॉइंट का और इसका कोफिशिएंट सी डी बी डी, और ये जो होता था हमारा ई प्लस ई होल अपॉन अंडर रूट में इसके एक्स के कोफिशिएंट सी और डी का अंडर रूट में होल स्क्वायर कर देते थे। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने बताया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रूव दैट फॉर द इलिप्स, ये इलिप्स के लिए फाइंड आउट करना है आपको, रोज प्रूव करना है, इतना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे p एक पैरामीटर दिया जिसके लिए बोला है कि p जो है परपेंडिकुलर रन फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट इतना। अच्छा इसमें सेंटर क्या है, इसमें सेंटर 0 0 है। अब देखिए यहाँ पे सेंटर कैसे पता चलता है, जो हमारे x और y के जो इक्वेशन में जो प्लेसेस होती हैं उस पर अगर हम कोई भी वैल्यू ऐड करके या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फिलहाल तो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 0 ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो सकता है अंदर, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो जो x के साथ होता है वही उसका सेंटर होता है। अब y में भी ऐसे हो जाएगा y माइनस 0, तो यानी हमें सेंटर हमें क्या मिला 0,0, ठीक है। अब क्या है, वही काम हमें से क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये कार्टेशियन है। आपने जैसे किया तो देखिए यहाँ पे आप पहुँचे, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, ठीक। अभी क्या करना है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। ये मैंने बीच में लाइनिंग खींची, ये इसके जस्ट बाद का नहीं है, मैं आपको और दिखाता हूँ। इसके बाद जो मैंने नीचे लिखा है इसके जस्ट नीचे मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो फिर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग क्या है, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे ये आया, और दूसरी बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है, देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर में डिनोमिनेटर को छोड़कर ये आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो ये मिला। सिंपली जो क्लास 12th में जिन्होंने डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत भी अच्छा से आता है उनको बेसिक फॉर्मूलेज, वो यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये हमने कैसे किया है, ठीक। तो इतना क्लियर है, डी टू बाई डी एक्स टू भी आ गया, डी बाई डी एक्स भी आ गया। अब हम लोग को फॉर्मूले पे इसको रखना है, ठीक है। देखिए कैसे, सो मैंने वो चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें जहाँ जहाँ जो था मैंने उस पर रखा, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, इतना आया। अब मैंने क्या किया है ज़रा ध्यान से देखिए, ये तो हमारा निगलेक्टिंग द माइनस टर्म, क्यों माइनस क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस आया था क्योंकि रेडियस है ना, ये रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए माइनस टर्म को, माइनस जो हमारा साइन है उसको हम हटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसमें पावर 3/2 लगा दिया है और इसको हमने बाहर निकाल लिया है। सो इसके बाद क्या किया मैंने, देखिए मैंने कुछ कॉमन लिया है, देखिए नीचे में क्या हुआ, जितना हो सका कैंसिल हुआ। देखिए y की पावर 3 था ना, तो y की पावर 3 से y की पावर 3 तो कैंसिल हो गया, ये देखिए यहाँ पे से कैंसिल हो गया, है ना। और a पावर से भी a पावर कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। रो तो आ गया, बट रो को प्रूफ करना था हमें p के टर्म में। अब देखिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया, ठीक। अब p फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें जितने भी मैंने कैलकुलेशन किए हैं, मैंने तो फिलहाल लिख के किए हैं, आप लोग इसे रोक करके करना, ठीक है। और फिर करने के बाद वीडियो आगे बढ़ा करके चेक करना कि आपने सही किया है कि नहीं। एक यही तरीका है आपको अपने चीज़ों को शार्प करने का, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, टेंजेंट ऑफ 1,
एट एक्स वाई बी गिवन बाई, क्योंकि हमें टेंजेंट निकाल, देखिए इलिप्स जो होता है, अभी इससे पहले मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स है ना। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि इसका पावर एक कम कर दीजिए और उसके साथ एक नया पॉइंट रख दीजिए और अपॉन में वही रहेगा, और वाई में भी ऐसे कर दीजिए, वाई कैपिटल वाई और बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1, तो वही रहेगा। देखिए यही टेंजेंट का इक्वेशन हो गया इलिप्स के केस में। अब ये है टेंजेंट, यानी कोई एक लाइन होगी, इस लाइन पे हम 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको जैसे मैंने अभी समझाया कि इसका 0 और इसका कोफिशिएंट कौन, ये का मल्टीप्लिकेशन, और इसका y वाला 0 और इसका y का कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में, इस 1 को लेफ्ट में आप लाओगे -1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ आ गया, होल अपॉन में इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। और मॉड लेना क्यों पड़ता है, क्योंकि p है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक लेंथ होती है और लेंथ पॉजिटिव होती है। सो ये मिला हमको। अब देखिए नीचे से मैंने एलसीएम लेकर के इसको यहाँ पहुँचा दिया, फिर ये जो नीचे इतना आ रहा है इसको मैंने लेफ्ट साइड पे भेज दिया और p को भेज दिया राइट में, तो ये मिल गया हमें। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। क्या किया मैंने, देखिए फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये मिल गया मुझे। अब इक्वेशन 2 जो आई थी इससे पहले, ये थी हमारी इक्वेशन 2, ठीक है, उसमें हमको ये चीज़ें पुट करनी है, यानी इतनी की प्लेस पर, तो यहाँ पे था, देखिए इतनी की प्लेस में हमने ये पुट किया, पावर में 3/2 है तो 3/2 सभी पावर में लगा दिया और ये मिला। देखिए एट लास्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नया पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल इक्वेशन। अब पेडल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे मैंने इससे पहले एक्स वाई कार्टेशियन बताया, पेडल में आर होता है और आपका पी होता है पेडल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें आर एक तरफ रहेगा और एक तरफ फंक्शन ऑफ पी रहेगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, आर इज रो इज इक्वल टू आर डी आर डी पी। नीचे सिंपल सा आपका फॉर्मूला भी क्वेश्चन अब मैंने दिया हुआ, बहुत सिंपल सा, समझ में आएगा आपको, कि फाइंड रो फॉर पी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, आपको पता है, देखिए यहाँ पे पी लिखा है, पी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किया आपने इसको। अब दोनों फंक्शन है तो एक को छोड़कर एक वाला करेंगे हम लोग, और ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया ये। अब डी आर डी पी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आर अपॉन पी आया। अब आपको पता है रो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है कि आपको आर डी आर डी पी चाहिए, है ना, तो दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो इधर आर स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम क्या लिख देंगे, रो, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस आर स्क्वायर अपॉन पी। अब आपको पता है अगर ये रो है तो ये माइनस हम लोग साइन इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो देखिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए ये है ना, और ये जो आया है आपका p, ये हम इक्वेशन नंबर 1 से अगर बात करें, कोई इक्वेशन नंबर 1 माना, यहाँ से p निकालें तो ए स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, है ना, और इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे, तो देखिए क्या बनेगा, तो जैसे आप रखेंगे तो ये नीचे रखेंगे, आर आपका ऊपर चला जाएगा, आर पावर 3 हो जाएगा, और रो है तो रो न्यूमेरिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म हट जाएगा, तो ये आपका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर आ गया इन पेडल फॉर्म। ठीक, पेडल फॉर्म याद रखिएगा, नाम सबके याद रखिएगा, ये सारे के सारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी पेडल इक्वेशन है, तो आपको पता रहना चाहिए पेडल में आर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आर के साथ पी होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। कार्टेशियन बोलेगा तो एक्स और वाई होगा, इंट्रिंसिक के लिए एस साइन होगा, जैसा कि मैंने बताया अभी, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक क्या होती है, देखिए जैसे हम लोग एक्स और वाई की बात करते थे, एक्स और वाई में क्या होता था, एक्स और वाई में सिर्फ होता था तो वो दोनों क्या होते थे, कार्टेशियन इक्वेशन। अब जो नया आने वाला है उसमें एक्स खुद भी किसी टी का फंक्शन है, ठीक, और वाई खुद भी किसी टी का फंक्शन है, मतलब अलग अलग किसी एक नए वेरिएबल के लोग फंक्शंस हैं। ठीक, तो ऐसे केस में इनका नाम होता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक, तो इसमें समझने वाली क्या बात है, देखिए तो अगर ये ऐसा है तो देखिए अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसे एक्स डैश लिख लिया मान लेते हैं, ठीक, और डी वाई डी टी अगर करना है तो वाई डैश लिख दिया, डबल बार करोगे तो एक्स डबल डैश लिख लोगे और डबल बार वाई का करोगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा। तो इसके केस में रो का इक्वेशन फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान से, रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल पावर 3/2 होल अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब डैश की जगह पे डॉट भी लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट टी। अब टी क्या है भाई, हमारा प्राचल बोलते हैं हिंदी में, पैरामीट्रिक इंग्लिश में बोलते हैं, ऑफ द साइक्लॉइड। ये साइक्लॉइड का इक्वेशन है इतना बड़ा,
एक्स का भी टी के टर्म है, वाई का भी टी के टर्म है, इस इतना। तो आपने क्या किया, एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर एक बार और किया, ऐसे वाई को एक बार डिफ्रेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, एक बार और किया। अब हमको सिंपल फॉर्मूले में उठा करके सारी चीज़ें रख देनी है। कैसे रखनी है, देखिए देखिए, तो सिंपली क्या, ये आपका फॉर्मूला था, आपने सारी वैल्यूज़ रखी, ठीक। देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलेगा ना, उसको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ जैसे करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1 हो जाएगा। और ए स्क्वायर का जब इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर एक ही मिलेगा, एक स्क्वायर यहाँ मिलेगा, और इससे 2a स्क्वायर कॉस टी भी मिलेगा, ठीक। नीचे में भी वैसे मैंने कर दिया, आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा जा करके, ठीक। और जब ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे, 2 की पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस कॉस टी होल पावर 3/2, नीचे में 1 प्लस कॉस टी आएगा। अब नीचे का 1 प्लस कॉस टी आप ऊपर ले जाओगे तो पावर से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे सब्ट्रैक्ट होगी, देखिए सिंपली, जो पावर ऊपर 3/2 थी ना, 3/2 में से -1 करोगे तो सीधे से 1/2 आएगा, ये आपका आ गया 1/2, ठीक है। अब कॉस टी का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाइए, जिससे कि 1 कट जाए, तो 2 cos स्क्वायर t/2 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से करेंगे 2 की पावर 1/2 कॉस t/2 हो गया। अब इसको एक साथ करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, और ये आपका आंसर। ये तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ था, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला जो पॉइंट है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर इक्वेशन। पोलर कैसे होता है, जिसमें आर और थीटा हो, आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल पावर 3/2 होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर माइनस R2, ठीक है। यहाँ पे R1 R2 का कुछ मतलब है, R1 जो होता है वो थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन, और R2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन। देखिए क्वेश्चन भी नीचे बहुत सिंपल है, आपके लिए लिखा हुआ मैंने, फाइंड रो इक्वल टू रो फॉर R इक्वल टू 2a cos थीटा। ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। आपने यहाँ क्या किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको ये मिला, ठीक। एक बार और करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, एक बार और किया आपने तो आपको क्या मिला, देखिए ये डिफ्रेंशिएशन, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब आपका फॉर्मूला वही है, आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल पावर 3/2 होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर माइनस R2, ठीक है। अब जैसे आप उसमें वैल्यू रखते हैं, जैसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिखा करे तो आप तुरंत दिमाग लगाया करो कि उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। तो मैंने यहाँ देखिए हो भी रही थी फिलहाल, तो नीचे भी ऐसा कुछ हो रहा था, तो मैं इसको सॉल्व किया तो ये आया। एट लास्ट इसको सॉल्व करने पे क्या निकल रहा है, पूरा कैंसिल वैंसिल करने के बाद रो इक्वल टू ए निकल के आया। तो इसका रेडियस मैंने बताया था ना, सर्कल है, सर्कल का रेडियस देखिए कुछ ऐसे तो होता है, याद कीजिए, सर्कल का रेडियस ए है ना, देखिए वही प्रूव हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फॉर टेंजेंशियल पोलर। अब टेंजेंशियल पोलर में देखिए क्या क्या होता है, पी होता है और साई होता है। एस साई था तो इंट्रिंसिक था, पी साई था तो क्या हो गया, टेंजेंशियल पोलर। इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, रो इक्वल टू पी प्लस d2p/t साइन 2। क्वेश्चन आपके सामने पी इक्वल टू ए साइन, देखिए ये पी और साइन में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल पोलर। एमसीक्यू में ये पूछ सकता है आपके, ठीक है। तो जैसे रो और क्या प्रूफ क्या करना, कह रहा है प्रूफ दैट रो जो आएगा आपकी, जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, वेरीज एज पी, जैसे रो बढ़ेगा वैसे पी बढ़ेगा, जैसे रो घटेगा वैसे पी घटेगा, वेरीज का मतलब ये होता है। तो इसको भी समझते हैं, क्या करना है, देखिए फॉर्मूला तो ये है ना, तो यानी हमको पहले 2 टाइम्स साइन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन था, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ए और बी तो कॉन्स्टेंट, बी बाहर आएगा, ये कॉस बन गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, ठीक। सिंपली उठा करके इसमें आप रख देंगे, जैसे आप रखेंगे तो क्या बनेगा, आपने जैसे रखा तो देखिए ये बना कुछ जा करके, पी तो पहले से था और ये 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन था, है ना। अब इसमें जो आप देख रहे थे शुरुआत में क्वेश्चन था, उस पर क्वेश्चन था आपका पी इज इक्वल टू ए साइन बी साइन, तो यानी इसके प्लेस पे हम पी लिख सकते हैं, तो हमने पी लिख दिया। देखिए दोनों में से पी कॉमन ले लिया तो 1 - b स्क्वायर, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। ये जब किसी इक्वेशन में कांस्टेंट हटता है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो ये वही कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हटेगा तो देखिए अब क्या, इसका क्या मतलब, अगर पी बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, पी घटेगा तो रो भी घटेगा, यही हम लोग को प्रूव करना था कि रो वेरीज एज पी। तो ये क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है
रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय न्यूटन्स मेथड इफ द कार्टेशियन इक्वेशन सेटिस्फाई 0,0। ये क्या है, सेटिस्फाई करनी चाहिए कोई भी इक्वेशन दी है कार्टेशियन की, और उसमें अगर बाई चांस मान लीजिए एक्स वाई में इक्वेशन दी है और आप एक्स की वैल्यू टेंड करा रहे हो 0 पे और वाई भी टेंड कर जाए 0 पे, और ये सेटिस्फाई भी कर जाए 0 0 सेटिस्फाई कर जाए, तो क्या आएगा, इफ द इक्वेशन सेटिस्फाई 0 0 देन डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2x। पूरे इक्वेशन को 2x के लेफ्ट राइट दोनों साइड में डिवाइड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे x टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पे भी टेंड टू 0 कर लेंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद जहाँ जहाँ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम रो लिख लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो कैसे होगा ये देखिए, अगर ये एक्सप्रेशन मिलता है तो भी हमारा रो ही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड रो फॉर द कर्वेचर दिस। अब इसमें आप 0 0 रखेंगे एक्स और वाई के प्लेस पे, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, द अबव इक्वेशन सेटिस्फाई 0 0, देन बाय न्यूटन्स मेथड डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2x। सब जगह जहाँ जहाँ x था, जहाँ जहाँ था टर्म उसमें 2x से इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 2 हट जाएगा और x स्क्वायर बचेगा। ऐसे सब जगह जो बचेगा मैंने लिख लिया है। ठीक है, फिर मैं लिमिट ले रहा हूँ। ठीक, तो कैसे क्या होगा देखिए, आपने डिवाइड किया सब जगह और लिमिट भी ले ली, देखिए ये लिमिट ली, यहाँ पे लिमिट ली, यहाँ पे लिमिट ली, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो देखिए ये तो x टेंड टू 0 पे तो 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे यहाँ भी 0 हो जाएगा। कैसे, अगर इसमें आप ध्यान से देखो इस वाले पार्ट में, तो होगा क्या, इस वाले पार्ट में वाई स्क्वायर अपॉन 2x को अलग निकाल लेंगे और वाई स्क्वायर बच जाएगा अलग से। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन तो रो हो ही जाएगा, लेकिन y जो होगा टेंड टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और क्या होगा, ये वाले एक्सप्रेशन में देखिए, इसमें तो x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना, एक x कैंसिल हो, लेकिन x और y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा। ये देखिए ये एक्सप्रेशन x कैंसिल, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। माइनस केवल एक यही फ्रेश एक्सप्रेशन मिल रहा है जिसकी वैल्यू हम रो लिख सकते हैं, और 1 पर लिमिट का फ़र्क नहीं पड़ता तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही दोनों एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, तो जैसे ही आप रो को उधर भेजोगे तो रो की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कवर हो गया चैप्टर MCQ बेस पे। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ इस नोट्स को मैं डाल दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम पेज पे, आप इसको जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लें और ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है, अब स्पीड में ही सारे चैप्टर्स मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बने रहें आपके अपने चैनल मैथ पे और शेयर करते रहें।